तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी। फर्स्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 1 का पार्ट ए कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, लेक्चर 1 बड़ा था तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया है, पार्ट बी आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सोलिबिलिटी। अगर आपको याद हो, सोलिबिलिटी क्या होता है? सोल्यूबल करने की एबिलिटी, यही होता है ना सोलिबिलिटी। तो फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है और प्रेशर का क्या रोल होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही पढ़े थे ना। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जैसे मान लो ये है, यहाँ पर है गैस और ये है लिक्विड, और ये हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में नीचे जो है, नीचे होता है क्या, बॉटम में, मतलब यहाँ अप टू नेक हमने यहीं तक दिखाया है। तो नीचे होता है क्या, लिक्विड पोर्शन, और ऊपर जो थोड़ा स्पेस है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर गैस नहीं दिखाया तो ये हम दिखा दे रहे हैं। ये मान लो ये ब्लैक कलर का जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये है CO2। और अगर आपको पता हो, ये जो है ये गैस हाईली कंप्रेस्ड होता है, बहुत हाई प्रेशर पर ये पैक होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो अगर प्रेशर अगर ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ गैस इस लिक्विड के अंदर भी आ जाएगा, होता भी है। जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है, अगर सडनली ओपन किए तो सडनली गैस बाहर आता है और लिक्विड जो है उसको भी बाहर लाता है, यही होता है ना। तो अगर गैस ऊपर ही होता तो लिक्विड क्यों बाहर आता? इसका मतलब कुछ गैस लिक्विड के अंदर भी है। ठीक है, और क्यों है अंदर? क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा है। क्लियर? तो कुछ गैस जो है ना अंदर भी है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, अगर हम ऊपर से प्रेशर दिए, ठीक है, प्रेशर दिए तो कुछ गैस इसके अंदर आ जाएगा। तो ऊपर में तो ओनली गैस है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये है गैस, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और नीचे जो आया है, कुछ गैस नीचे आया है, तो नीचे क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये ऐसा ही है ना, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अभी आते हैं फिर से हम NCERT पर कि उसके आगे क्या पढ़ना है। और हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने हेनरी लॉ स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो आज हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हेनरी ने ही फर्स्ट टाइम बताया था। ये तो खुद भी सोच सकते हैं अपन कॉमन सेंस से कि जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे ऊपर से उतना ज़्यादा सोलिडिटी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा गैस डिजोल्व होगा अंदर में। ठीक है, तो हेनरी लॉ भी वही है। तो अभी देखते हैं पहले कि क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है, दिख रहा है? हाँ। तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे ये सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये पढ़े थे ना। हाँ। और इसमें देखो ये जो टर्म है गैस इन गैस फॉर्म, और ये है गैस इन एक्वस फॉर्म। तो इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो ये जो है, ये पार्ट, ये ऊपर जो है वो गैस है, और ये नीचे जो है ये भी, इसमें जो है गैस डिजोल्व है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था अभी, गैस इन गैस फॉर्म, और ये था इक्विलिब्रियम में गैस इन एक्वस फॉर्म। इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है कि ये जो ऊपर का पार्ट है, ये अपर पार्ट है, या कोल्ड ड्रिंक में ये जो अपर पार्ट है, ये कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, नीचे लिक्विड पार्ट है और ऊपर में गैस है। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर हमने बहुत हाई इस पर रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो क्या होगा, कुछ गैस अंदर भी आया होगा। ठीक है, ये हमने ब्लैक कलर का इसमें दिखा दिया है। तो ये जो है ये CO2 गैस है, तो कुछ गैस अंदर भी है प्रेशर की वजह से। सिमिलरली यहाँ अगर हम ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं
तो कुछ गैस इस लिक्विड के, अगर लिक्विड अगर वाटर है तो इसके अंदर आ गया होगा, ठीक है। तो जो ऊपर है गैस वो प्योर गैस फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग वहां लिख रहे हैं गैस इन गैस फॉर्म। और जो नीचे आ गया है मीन्स सॉल्यूशन बन गया है, तो वो गैस अब वाटर के अंदर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस इन एक्वस मीडियम। मीन्स ये सॉल्यूशन बन गया ना अब। तो ये जो पार्ट है ये इसके लिए है, और ये जो पार्ट है गैस इन गैस फॉर्म वो है इसके लिए। समझ में आया? अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो लास्ट टाइम हमने वीडियो क्लिप भी दिखाया था, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा गैस मोलिकुल अंदर आएगा। तो गैस मोलिकुल अगर अंदर आएगा तो ऐसा नहीं है कि सारे अंदर आ जाएंगे, ठीक है, कुछ गैस मोलिकुल्स अंदर आएगा, लेकिन गैस मोलिकुल्स इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है। गैस मोलिकुल्स ऐसा नहीं कि कहीं पर रुका हुआ है। गैस मोलिकुल्स का एक पार्टिकुलर स्पीड होता है, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये सब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गैस मोलिकुल हमेशा इधर से उधर रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, तो कुछ गैस मोलिकुल्स इसके अंदर आएगा, तो कुछ गैस मोलिकुल्स इससे बाहर भी निकलेगा, ठीक है। तो एट पार्टिकुलर टेम्परेचर कुछ गैस होता है ऊपर और कुछ गैस अंदर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे गैस ऊपर चले गए या सारे गैस नीचे आ गए, तो कुछ गैस होगा ऊपर और कुछ नीचे, तो इस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज किए, ठीक है, प्रेशर अगर इंक्रीज किए तो फिर से कुछ देर के बाद एक न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ में आया? तो कुछ गैस एंट्री करता है तो कुछ गैस इससे बाहर भी निकलता है। समझ में आ गया? तो इसको मिटा दें, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। दिख रहा है? हाँ। तो देखो इसमें सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें ये तो समझ में आ गया अब इसका मीनिंग। हाँ, आ गया। चलो आगे क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा वो तो अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में भी हमने इसके बारे में बताया था। जैसे ये यहाँ देखो, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है यहाँ, इसलिए देखो ज़्यादा गैस मोलिकुल्स ये वाटर के अंदर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है तो कम लेस गैस मोलिकुल्स अंदर आया है, ठीक है। ये है लो प्रेशर पर, ठीक है, और ये है हाई प्रेशर पर। तो क्या होगा, ज़्यादा गैस मोलिकुल अंदर आया है, इसका मतलब क्या कि सॉलिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज करेगा, ज़्यादा गैस मोलिकुल अंदर आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो उसके आगे था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही पढ़ रहे हैं ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, है लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, ये गैस लिक्विड के अंदर जा रहा है, मीन्स डिजोल्व हो रहा है, यही है ना। तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। समझ में आया? फिर आगे क्या लिखा है, हेंस सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है। कब, आगे क्या लिखा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यही ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉलिडिटी ऑफ गैस क्या होगा, लिक्विड में डिक्रीज होगा। अब सवाल है ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे हेनरी लॉ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हेनरी लॉ है वही हमने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, सेम टू सेम, तो हम बोर्ड पर ही एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। इससे पहले अब ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा था टेम्परेचर का इफेक्ट में, जैसे मान लो ये या कोल्ड ड्रिंक, तो गैस अगर लिक्विड के अंदर एंट्री करता है तो क्या होगा, इससे सॉलिडिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, ये डिजोल्व होने का प्रोसेस, ये प्रोसेस है कैसा, या ये गैस
इस लिक्विड के अंदर मीन्स कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड पार्ट के अंदर आ रहा है डिजोल्व होने, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? हीट रिलीज करेगा, ये है मीनिंग, हीट रिलीज करेगा। तो एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज करेगा, इसका मतलब हीट वो लाइक नहीं कर रहा है तभी तो रिलीज कर रहा है। जस्ट लाइक वाटर में अगर हमने चूना रखा, ठीक है, चूना अगर रखे वाटर में तो बबल्स आते हैं, ठीक है, बबल्स आते हैं, क्यों? क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है वो, इसका मतलब हीट लाइक वो नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हीट लाइक नहीं कर रहा है वो, इसका मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है फ्रिज के अंदर लेस टेम्परेचर पर, वही कोल्ड ड्रिंक आपने क्या किया, बाहर रख दिया, या मान लो धूप में रख दिया, सनलाइट के सामने धूप में रख दिया अगर, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ अब प्रेशर क्या होगा? ये तो पैक ही है, अभी हमने ओपन नहीं किया है, कोल्ड ड्रिंक को ओपन नहीं किया है, तो अगर हम इसको बाहर रखें, ठीक है, सनलाइट के सामने धूप में रखें अगर, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना मीन्स एक तरह से हम हीट कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। तो अगर हीट दे रहे हैं तो, और ये जो डिजोल्व होने का प्रोसेस है ये कैसा है? एक्सोथर्मिक, वो हीट लाइक नहीं कर रहा है और आप उसको एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो डिजोल्व नहीं होगा, मतलब डिजोल्व कम होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा हीट दिए तो वो डिजोल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा डिजोल्व होगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सेम प्रेशर पर, तो अगर वो फ्रीज में रखा है तब, और अगर सनलाइट के सामने धूप में रखा है तब, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट लाइक नहीं करेगा, ठीक है, हीट उसको पसंद नहीं है। फिर भी आप अगर उसको देंगे, जैसे मान लो किसी को खाना पसंद नहीं है जो, और वही खाना डेली देंगे तो क्या करेगा? कम खाएगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं खाएगा, भूखे मरेगा नहीं तो, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो अगर इसको हम रखेंगे धूप में सनलाइट के सामने तो क्या होगा? सोलिडिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक अगर रखा हुआ है फ्रिज में तब और बाहर रखा है तब, किस केस में ज्यादा है CO2 गैस डिजोल्व? जब वो फ्रिज में रखा हुआ है लेस टेम्परेचर पर, ठीक है। इसका मतलब उसको लेस टेम्परेचर पसंद है, समझ में आया? यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्लियर है ना? तो ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। अभी देखो, अब आते हम लोग हेनरी लॉ पर। अब इसमें देखो, हाँ एक चीज और, अभी जो हमने बताया ये टेम्परेचर का रूल, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि जैसे एक्वेटिक स्पीशीज जो पानी में रहते हैं, मछली वगैरह, वो सब अगर आपने पढ़ा हो पहले से बायो में या सुना हो कि ये एक्वेटिक स्पीशीज जो है, मछली फिश वगैरह और जो भी है, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू हॉट वाटर। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वाटर के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो एयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से कुछ एयर वाटर के अंदर डिजोल्व है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के केस में ऊपर से हमने प्रेशर दिया है, या इस केस में ऊपर से हमने प्रेशर दिया है, तो ये गैस थोड़ा अंदर आ गया, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक को अगर आप ओपन कर दिए तो फिर मैक्सिमम CO2 बाहर निकल जाएगा। कब तक बाहर निकलेगा? जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से कुछ एयर डिजोल्व है पानी में, और पानी में मान लो जो भी है मछली है मान लो, ठीक है, फिश है पानी के अंदर। तो एयर अगर पानी के अंदर डिजोल्व है तो एयर में क्या है? नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, और भी बहुत सारे हैं, हीलियम वगैरह जो भी, वो सब बहुत कम अमाउंट में है। तो ऑक्सीजन है एयर में, ठीक है, तो कुछ पार्ट जो अंदर आया, एयर जो पानी के अंदर आ गया, क्योंकि एयर प्रेशर लगा रहा है ना ऊपर से, तो वाटर के सरफेस पर प्रेशर लग रहा है, जैसे इस सरफेस पर ये गैस का प्रेशर लग रहा है, वैसे ही एयर प्रेशर लगा रहा है। तो कुछ एयर आ गया वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर अगर आ गया तो उसमें एयर में क्या है? ऑक्सीजन गैस भी है। तो फिर एक्वेटिक स्पीशीज मछली वगैरह उसको फिर वो क्या करेगा? ऑक्सीजन गैस उसको मिल जाएगा सांस लेने के लिए, ठीक है।
लेकिन वो बहुत कम होता है एयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा नहीं है ना, तो बहुत कम गैस डिजोल्व होता है पानी के अंदर, तो उसको मछली वगैरह को ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोगों के लिए सफिशियंट नहीं है, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसके लिए वो सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है पानी का, समर में मान लो कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में या अपने ही कंट्री में किसी जगह ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, तो पानी अगर गर्म हो गया तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा है हॉट वाटर में क्या होता है, अगर हम कोल्ड ड्रिंक को धूप में रखें तो क्या होगा, अगर हम इसको धूप में रखें सनलाइट में तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि गैस जो है इसमें डिजोल्व होना नहीं चाहेगा फिर ज्यादा। तो वैसे ही अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो क्या होगा, पानी में जिसमें भी है फिश या जो भी अदर एक्वेटिक स्पीशीज, तो उस पानी में क्या होगा, एयर जो है अब ज्यादा डिजोल्व नहीं होना चाहेगा अगर टेम्परेचर हाई है तो, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इस केस में जैसा हुआ है वैसा ही वहां पर भी होगा, समझ आया। तो अगर वाटर का टेम्परेचर मान लो किसी नदी में, नदी के का टेम्परेचर आप बढ़ गया, ठीक है, तो अगर आप वहां पर गए समर में तो आप दोपहर टाइम में आप देखेंगे कि फिश जो है ना वो बाहर जंप करते हुए आपको दिखेगा। अभी हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बट विंटर में अगर आप गए तो आपको जो है ये मछली वगैरह नहीं दिखेगी, वो अंदर में रहती है, लेकिन समर में आपको इधर उधर जंप करते हुए दिखे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एयर जो है ये वाटर के अंदर, मान लो ये पार्ट नदी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ज्यादा एयर डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, एयर बाहर आ जाएगा, एयर अब बहुत कम डिजोल्व है। तो अगर बहुत कम है एयर, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बहुत कम होगा, तो फिश को या जो भी है अदर एक्वेटिक स्पीशीज उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम होगा तो फिर वो क्या करता है, वो बाहर जंप करते हैं। अब एक बार अगर बाहर जंप कर गए तो बाहर तो एयर में तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन जब कोल्ड है, जब टेम्परेचर लो है, तो उस केस में ऑक्सीजन मतलब एयर जो है ना सफिशियंट है, तो एयर अगर सफिशियंट है तो ऑक्सीजन भी सफिशियंट है, तो उस केस में उसको जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपको हम वीडियो क्लिप दिखाएंगे, ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, बस इतना ही दिखा रहा है। तो आते हैं हम लोग हेनरी लॉ पर। हेनरी ने क्या लॉ दिया था, तो देखो पहले उसने जनरल स्टेटमेंट दिया था जो अपन भी सोच सकते हैं, ठीक है, खुद भी अपन सोच सकते हैं कि जितना ज्यादा अगर ऊपर से हम प्रेशर बढ़ाए, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे गैस उतना ज्यादा अंदर डिजोल्व होगा, मीन्स सोल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये गैस को इस लिक्विड में डिजोल्व होने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, या कोल्ड ड्रिंक के केस में जितना ज़्यादा हाई प्रेशर पर पैक करेंगे कोल्ड ड्रिंक को, ये मतलब CO2 गैस को, उतना ज़्यादा CO2 गैस अंदर लिक्विड में डिजोल्व होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो यही बात बताया था। तो पहला स्टेटमेंट है इसका क्वालिटेटिव, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेटमेंट तो कोई भी सोच सकता है, इंपॉर्टेंट सेकेंड स्टेटमेंट है, वो देता है क्वांटिटेटिव रिलेशन, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड में सोल्युबिलिटी किसका, ये गैस का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सही बात है, ये जो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गैस इसमें डिजोल्व होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होना भी चाहिए, ठीक है, ये तो लॉजिकल है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ये है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो गैस डिजोल्व है, अभी हम उसके लिए लिख रहे हैं, ये इसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये गैस को हमने यहाँ पर CO2 गैस को ब्लैक कलर से दिखाया, तो कुछ गैस अंदर है, तो इसके लिए यहाँ पर भी लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पर प्रेशर लिख दो, नहीं तो प्रेशर ऑफ CO2। ये CO2 गैस है ना, यहाँ पर हम जनरल कोई भी गैस ले लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस का परसेंटेज लिक्विड में बढ़ेगा। सही बात है। तो अगर परसेंटेज बढ़ रहा है मीन्स मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा ना, बात एक ही है। तो इसने क्या बोला है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है गैस का, ये जो गैस अंदर गया है, या परसेंटेज जो भी बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। हाँ, ये वर्ड आपके लिए एक नया है, पार्शियल प्रेशर। तो उस पर हम आएंगे डिटेल में। अभी बस आप टोटल जो प्रेशर है, प्रेशर टर्म से ही समझो, वो प्रेशर पार्शियल टर्म पर आएंगे। कैसे आया है? तो आप मान के चलो जितने भी गैस है इसमें या रूम में, इसमें मान लो 2-3 टाइप के गैस। कहाँ का प्रेशर? ओवर द सॉल्यूशन। तो सारे गैस सॉल्यूशन के ऊपर मिलाकर के आएगा टोटल प्रेशर। उसका प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा, 2-3 अगर गैस है उतना ज्यादा, तो सबका कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में अंदर डिजोल्व होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अंदर जो पार्शियल प्रेशर लिक्विड के अंदर। ठीक है, गैस उसके बारे में परसेंटेज भी बढ़ेगा में पढ़ चुके हैं। मींस मोल प्रेशर क्या होता है, बात एक ही है ना। टोटल प्रेशर में जो कंट्रीब्यूशन है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर मान लो इसमें 2-3 बढ़ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन टाइप के गैस है, नहीं तो हम दिखा देते हैं। मान लो एक मोलारिटी भी बढ़ेगा, ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, सब कुछ बढ़ेगा। एक है इसमें मान लो नाइट्रोजन गैस और रेड कलर का मान लो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो अगर इसमें 2 टाइप के गैस है, ठीक है, तो अंदर भी डिसॉल्व होगा 2 टाइप जो दिया है। ये सेकंड स्टेटमेंट, ये है क्वांटिटेटिव रिलेशन। पर अगर 2 गैस का मिक्सचर है, क्या अभी लिखे गैस में आएगा अंदर? अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो कौन सा प्रेशर? तो अंदर भी ये लिक्विड के अंदर भी 2 टाइप के। हाँ देखो, पार्शियल का मीनिंग क्या है? ये जो पार्शियल, तो अब बताओ इसका मीनिंग क्या है? जो गैस का परसेंटेज ऊपर में ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, एयर होता है तो एयर में तो बहुत सारे गैस है, तो जो ज्यादा होगा, जैसे इस रूम में नीचे में भी उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा है क्या? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो यही है पार्शियल प्रेशर। तो जिस गैस टोटल जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऊपर ज्यादा है, या इस रूम में जो भी गैस है वो गैस का नीचे में जो गैस है परसेंटेज या फ्रैक्शन ज्यादा होगा। सही बात है। तो अब हम मान के चल रहे हैं, ये समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर का मीनिंग। ठीक है, जिस रेशियो में जो गैस है उसी रेशियो में यहाँ भी होगा, कहने का ये मीनिंग है। और अगर अकेला गैस है तब तो पार्शियल का कोई मतलब ही नहीं, वही पार्शियल है वही टोटल है। ठीक है, तो अब पार्शियल प्रेशर अभी मान लो हम ले रहे हैं कोई पार्टिकुलर एक गैस का, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्या बोला है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर P इक्वल टू K एक कांस्टेंट देंगे इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा। अब ये जो K है ये हेनरी के नाम पर इसको KH लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये प्रेशर को अगर आप y एक्सिस पर रखो, ठीक है, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? ये प्रेशर है ये जो ऊपर गैस का है, ये गैस का है ना प्रेशर, ठीक है, और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन है ये। अगर मान लो इसमें 2 टाइप के गैस होते हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो अगर ये नाइट्रोजन गैस का के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन गैस का ही आता। ठीक है, हाँ, अब ये KH की बात आती है। तो देखो ये KH जो है ये कांस्टेंट होता है और ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर, गैस के नेचर पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहले ये बताओ इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? इसको अगर आप y एक्सिस पर लिखे तो क्या होगा? ये प्रेशर ऑफ गैस, और x एक्सिस पर अगर इसको लिखे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो क्या होगा? ये x, ये y इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये y इक्वल टू mx। ठीक है, इसमें देखो इसमें आधा से ज्यादा मैथ ही है इस चैप्टर में, तो हम मान के चलते हैं वो सब आपको आता है।
आता है ना। तो ये y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर और ये स्लोप, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ऐसा। अब देखो जितना ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अभी देखो हमने ग्राफ कंप्लीट नहीं किया है, अगर मान लो प्रेशर यहीं तक आपने लगाया तो गैस भी थोड़ा कम ही डिजोल्व होगा। अब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे गैस का भी, ये डिजोल्व जो हुआ है गैस उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इसी को हम स्लोप, ये मतलब ग्राफ को आगे बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा गैस का यहाँ फ्रैक्शन या परसेंटेज जो भी बोलो बढ़ता जाएगा, तो वही हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन भी गैस का सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, दिख रहा है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हेनरी लॉ में जो है स्टार्टिंग का चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। ये प्रेशर ऑफ गैस समझ में आ गया ना। हाँ सर। अब देखो ये प्रेशर ऑफ गैस यहाँ y एक्सिस पर और यहाँ देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस x एक्सिस पर है। हाँ सर। और ये देखो ये ग्राफ स्लोप क्या आएगा, ये KH आएगा। यहाँ देखो ना ये स्लोप है ना, अगर ये y एक्सिस पर है ये प्रेशर ऑफ गैस, ये है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ना x एक्सिस पर, तो स्लोप यही ना आएगा ये के। समझ में आया। यहाँ पर अभी हम लिखेंगे। अब आते हम लोग नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, दिख रहा है। हाँ सर। देखो क्या लिखा है KH के बारे में, द वैल्यू ऑफ KH, दिख रहा है ना। द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। हाँ, इसमें नेचर ऑफ गैस रह गया है तो उसको भी मेंशन कर लो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कॉमा नेचर ऑफ गैस भी लिख लो। ठीक है, एंड टेम्परेचर, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो नीचे KH इंक्रीजेज, ये दिख रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। नीचे देखो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है डिफरेंट गैस के लिए। तो देखो यहाँ जैसे मान लो ये दोनों यहाँ पर सेम गैस है बट टेम्परेचर डिफरेंट है, दिख रहा है। टेम्परेचर डिफरेंट है तो देखो ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, KH इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब अगर ऐसा है कि गैस डिफरेंट है, जैसे इसमें देखो गैस डिफरेंट है ना बट टेम्परेचर सेम रखा है, तो देखो KH डिफरेंट है, इसका मतलब गैस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी NCERT पर में भी दिखाएंगे, वहाँ भी ये सब ये डेटा NCERT से लिया हमने, फिर वहाँ पर भी चलेंगे हम। नीचे देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, पढ़ो तो। Higher the value of Henry's constant at a given t, lowest is the solubility of gas in the liquid. तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा होगा KH का वैल्यू उतना क्या होगा, सोलिडिटी कम होगा, लोअर इज द सोलिडिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है लेकिन ऐसा क्यों, ये भी तो समझना पड़ेगा। हाँ, तो उस पर हम आएंगे अभी, पहले हम NCERT पर आते हैं अभी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। हाँ, तो पहले हम आते हैं NCERT पर, दिख रहा है। हाँ, तो ये हम लोग स्टार्ट किए हैं सोलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही स्टार्ट किए ना। तो अब इसमें आगे पढ़ेंगे, इसमें देखो नीचे पहले देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हमने, लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताए थे। ये जो इमेज है दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये W1 ये मास रखा हुआ है, यहाँ पर देखो ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है, 3 मासेस W1 W2 W3, तो प्रेशर ऊपर से ज़्यादा लग रहा है, इस केस में हाई प्रेशर है। तो देखो ये नीचे लिक्विड में ज़्यादा गैस डिजोल्व होगा। ठीक है, कंपेयर टू दिस, तो
तो ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी आगे देखते हैं क्या है। तो देखो अभी नीचे ये ग्राफ है, इसके बारे में ऑलरेडी अभी पढ़ लिए हैं। और ये है हेनरीज लॉ, ये सब दिख रहा है ना, अभी अभी जो पढ़े हैं ये हेनरीज लॉ, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। और ये है इक्वेशन, यहाँ जो लिखा है P = KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं। इसमें क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट पढ़ो। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.1, दिख रहा है 2.11, ये है 2.11 मीन्स ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 2.11 दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH, ठीक है, ये दिखा है ना, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉलिडिटी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा KH होगा सॉलिडिटी उतना कम होगा ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ठीक है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2 दैट KH वैल्यू फॉर बोथ N2 and O2 increase with increase of temperature, indicating that solidity of gas increases with decrease of temperature. तो देखो N2 और O2, यहाँ देखो ये N2 और O2, तो टेम्परेचर दोनों के लिए देखो क्या है। अगर टेम्परेचर कम है तो देखो ये KH कम है। O2 के लिए भी देखो, O2 का एक बार 293 और एक बार 303, तो 303 पर देखो क्या है, ये 46.82 और 293 पर देखो 34.86 है। तो टेम्परेचर अगर कम है तो KH भी कम है, ठीक है। तो KH अगर कम है तो फिर क्वेश्चन है कि KH अगर कम है तो उसका इफेक्ट सॉलिडिटी पर क्या होगा, ठीक है। तो सॉलिडिटी पर क्या होगा इफेक्ट, और जो भी होगा इफेक्ट वो क्यों होगा, तो अभी हम उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर तो क्लियर लिखा हुआ है, तो अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम समझा रहे हैं तुमको, रीजन हम बताएंगे अभी डिटेल में। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देखो क्या है, क्या KH वैल्यू फॉर बोथ N2 and O2 इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये ना, इंडिकेटिंग दैट सॉलिडिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यही लिखा है ना। तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज किए तो सॉलिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए ना। तो ये जो है कोल्ड ड्रिंक के केस में अभी हमने एक्सप्लेन किया ये सब डिटेल में कि अगर टेम्परेचर अगर कम है तो सॉलिडिटी क्या होगा, गैस का ज़्यादा होगा, होना भी चाहिए। अभी हम KH से उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो लॉजिकली सब कुछ चल रहा है ना। हाँ देखो इसमें एक चीज आगे और लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, दिख रहा है, पढ़ो तो। It is due to this reason that aquatic species are more comfortable in a cold water rather than in warm water. सही बात है, ठीक है। चलो अब सिर्फ ये एक्सप्लेन करना रह गया कि KH का क्या रिलेशन और क्यों है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं उस पर। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन जो दिख रहा है NCERT का उसको करेंगे, और उससे पहले फिर एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे, ठीक है। और पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। देखो KH वैल्यू का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो अगर KH इंक्रीज होगा और प्रेशर फिक्स है, ठीक है, प्रेशर फिक्स है, KH किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर और गैस के नेचर पर। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह कोई दूसरा गैस रख दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दूसरा गैस यहाँ रख दिया कोल्ड ड्रिंक के केस में, तो उस केस में सोलिबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा कंपेयर टू CO2 गैस, ये देखना है अपने को। तो अब देखो KH अगर ज़्यादा होगा और ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, प्रेशर हम उतना ही रख रहे हैं। अभी हम KH का देख रहे हैं, KH से क्या रिलेशन, मतलब KH पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो KH अगर चेंज हो रहा है तो उसका सॉलिडिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है।
टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, तो और ये प्रेशर भी फिक्स है, तो केएच जो है, केएच क्या होगा, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर केएच डिफरेंट है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कि ये जो है, ये प्रेशर मान लो कुछ है 20 एटीएम है, ठीक है, और केएच का वैल्यू मान लो कुछ है 5 है, तो बताओ ये क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन 4 आएगा। वैसे तो लॉजिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम होगा, बट हम ये समझाने के लिए बस ऐसे बताएं। तो प्रेशर जो है ये CO2 के केस में 20 एटीएम है और केएच का वैल्यू मान लो 5 है। अब क्या हुआ, केएच का वैल्यू बढ़ गया, कोई दूसरा गैस हम रख दिए वहां, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरा गैस अगर रखे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा, प्रेशर उतना ही है, दूसरा गैस सेम प्रेशर पर, तो प्रेशर उतना ही दे रहे हैं अभी भी, लेकिन केएच का वैल्यू उस पार्टिकुलर गैस का ज्यादा है। तो मान लो 10 है, तो ये कितना आएगा बोलो, तो ये 2 आएगा। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ 4 था और यहाँ 2 हो गया, मीन्स ये मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मोल फ्रैक्शन ये किसका मोल है, ये जो फ्रैक्शन है या परसेंटेज कहाँ का है, जो गैस अंदर है सॉल्यूशन में डिजोल्व वही है ना। तो अगर ये डिक्रीज हो गया, इसका मतलब अब इस लिक्विड में ज्यादा गैस होगा या कम, इस लिक्विड में, मतलब ये सॉल्यूशन में गैस अब ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। देखो ना ये 4 से 2 हो गया, इसका मतलब ये घट रहा है, इसका मतलब केएच अगर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी घटेगा लॉजिकली, ठीक है। तो केएच पर केएच का रिलेशन कैसे आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात है, तो टेम्परेचर जो है लॉजिकली सोचो, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है। कोल्ड ड्रिंक के केस में हम अभी ये सब डिस्कस किए हैं, ये एक्वेटिक स्पेसीज मछली का भी अभी हमने तुमको दिखा भी दिया है वीडियो क्लिप। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो गैस कम होगा डिजोल्व, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये सोल्युबिलिटी अगर घट रहा है, इसका मतलब क्या, अगर सोल्युबिलिटी घट रहा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो ये जो है इसका मतलब है कि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, घट रहा है। अब मान लो प्रेशर अगर तुमने सेम दिया है, ठीक है, प्रेशर अगर सेम है तो क्या होगा, प्रेशर अगर उतना ही है, जैसे यही कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज के अंदर रखो और बाहर रखो तो प्रेशर तो उतना ही है, ये इसको हमने ओपन नहीं किया है तो प्रेशर उतना ही है। लेकिन बाहर अगर रख रहे हैं तो बाहर क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन जो है मीन्स सोल्युबिलिटी वो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो इसका मतलब केएच क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। तो अगर ये 20 है, ठीक है, अगर ये 20 है और ये अगर घट रहा है तो इसको बढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच भी बढ़ेगा। क्लियर, तो लॉजिकली भी ये समझ में आ रहा है। और एक्सपेरिमेंटल जो डेटा था अभी दिखाया हमने, एनसीईआरटी में भी वो डेटा लिखा हुआ है, और नोटबुक पर भी जो लिखना है वहां भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है। तो केएच बढ़ेगा अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, और ये ग्राफ भी समझ में आ गया। अभी एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, और अभी एक चीज रह गया इसमें, एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो वो हम वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं इसमें लिमिटेशंस क्या है। ये गैस जो है, ये गैस नीचे जाने के बाद गैस मोलिक्यूल्स अगर है तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे जाकर के वो 1 से 2 हो गया तो फिर तो नंबर बढ़ जाएंगे ना, तो फिर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अंदर जाने के बाद कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, या मतलब डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए और एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये गैस अंदर जाने के बाद रिएक्ट नहीं करना चाहिए इस लिक्विड से, पता चला अंदर गया और रिएक्शन हो गया तो फिर तो वो गैस जो है
गैस का जो रूल है जो हम पढ़ रहे हैं वो फॉलो ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हैं कि गैस अंदर जा करके ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम वीडियो क्लिप दिखाएंगे, उसमें भी ये चीज होगा। और है इसका एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस था ना ये तो। और हाँ, एक चीज और, बहुत हाई प्रेशर पर ये जो है फॉलो नहीं करता है। ये जो इक्वेशन है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दी है, ठीक है, तो उस केस में ये फॉलो नहीं करता है, ये थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। ये जो ग्राफ है इससे थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो ये सब अपने को इतना टेंशन लेना नहीं है, ये सब इतना डिटेल में डीप में पढ़ना नहीं है। ठीक है, बस हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में ये सब नहीं है। अभी वीडियो क्लिप देखते हैं तो वहां पर ये सब ऑलरेडी है। और हाँ, इसके एप्लीकेशंस क्या होगा इसका, तो हमको पता है कि अगर प्रेशर अगर कम है ऊपर से तो गैस कम डिजोल्व होगा। इसलिए हम ज्यादा हाइट पर जब जाते हैं, तो जब हम ज्यादा हाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा हाइट पर गए तो प्रेशर ऊपर में कम है, तो हमको हमारे बॉडी में एयर कम आएगा। तो एयर अगर कम आ रहा है तो ऑक्सीजन हमको लेस सप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में मतलब ब्लड में कम जाएगा, तो हमको प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए ज्यादा हाइट पर लोगों को बहुत सारे बीमारी भी होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में तुम लोगों को पता ही होगा, अभी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो वहां से और अभी हम देखेंगे वहां पर क्लियरली है क्या क्या प्रॉब्लम होता है उस टाइप के। ठीक है, और तो बहुत सारे लोग क्या है, ऊपर जब चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, तो ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन ऐसे कैसे लेके जाएगा, पॉकेट में थोड़ी नहीं लेके जाएगा रे, ऑक्सीजन टैंक में ही नहीं लेके जाएगा। अब देखो क्या होता है, ये वाटर के अंदर अगर कोई जा रहा है, ठीक है, सी वाटर में बहुत नीचे, तो बहुत नीचे अगर गया तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वाटर है, तो वाटर का प्रेशर ऊपर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कितना है प्रेशर, उसके लिए प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, ये सब हम पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो अभी हमको उससे मतलब नहीं है। अगर हम पानी के अंदर बहुत नीचे चले गए, बहुत नीचे, ठीक है, वो जो डाइवर्स होते हैं स्कूबा डाइवर्स, तो जो नीचे तक जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो या मराठी में, गोताखोर, ठीक है, जो भी है, तो जो अंदर जाते हैं, बहुत ज्यादा अंदर तक जा रहे हैं, कुछ भी मतलब, तो अंदर अगर बहुत ज्यादा हाइट ये नीचे चले गए तो ऊपर से पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। पानी का प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वो अपने साथ ये टैंक लेके जाते हैं, ऑक्सीजन टैंक, उसमें जैसा एयर में होता है उसी टाइप का है। ठीक है, उसमें लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहता है, कंप्लीटली एयर जैसा रेशियो नहीं होता है गैस का। ठीक है, तो क्या होता है वो समझना है। तो जब अंदर चले गए, ये मतलब सी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा अंदर नीचे हाइट, तो ऊपर से प्रेशर बहुत हाई है। अब वो क्या करता है, एयर जो ये टैंक से जो वो सांस ले रहा है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अगर हाई प्रेशर है तो गैस इस वाटर के अंदर, ये मतलब लिक्विड के अंदर ज्यादा डिजोल्व होगा या कम, ज्यादा। तो अगर ऊपर से बहुत हाई प्रेशर है तो बॉडी पर बहुत हाई प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो अगर हाई प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, ये जो ये टैंक में जो ले गए हम ये ऑक्सीजन और उसके साथ अदर गैस भी है, तो वो क्या होगा, ब्लड में ज्यादा जाएगा या कम, अगर प्रेशर ऊपर से ज्यादा है ज्यादा जाएगा, तो क्या होता है, ब्लड और टिश्यू में बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर गया बॉडी के अंदर तो क्या होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ज्यादा गया चला गया नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज ज्यादा है ना एयर में, नाइट्रोजन गैस ज्यादा चला गया ब्लड में टिश्यू में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब वो ऊपर आता है। अब ऊपर तो आना ही है उसको, ऐसा थोड़ी अंदर ही रहेगा नीचे। तो जब ऊपर आता है तो अब देखो दो टाइप है ऊपर आने में, धीरे धीरे आ रहा है या सडनली आ रहा है। अगर ऊपर स्लोली आ रहा है तो ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर आएगा सरफेस पर, वाटर सरफेस पर, तो ये प्रेशर जो है घटेगा, तो ब्लड में जो ज्यादा डिजोल्व हो गया है गैस वो फिर निकलेगा। ठीक है, तो वो निकलता है कैसे, थ्रू लंग्स। ठीक है, अब वो निकलता है
तो धीरे धीरे निकलता है। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ऊपर बहुत जल्दी आ गया, या मान लो ये समुद्र में सी के अंदर है, मान लो उसमें जो है ना कुछ ऐसा कुछ हुआ, कोई अटैक कर दिया कोई जानवर, ठीक है, उसमें या बहुत बड़ी मछली है, ठीक है, व्हेल वगैरह है, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि उसको सडनली ऊपर आना पड़ा, या ऑक्सीजन ही मान लो कम पड़ने लगा, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बहुत अंदर चला गया है तो अगर वो बहुत जल्दी ऊपर आएगा तो सडनली क्या होगा, सडनली प्रेशर घटेगा। तो सडनली प्रेशर घटेगा तो ये नाइट्रोजन गैस जो चला गया है ये ब्लड में, वो सडनली बाहर निकलता है, और वो निकलता है लंग्स के थ्रू बाहर। तो अगर सडनली बाहर निकलता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के केस में, कोल्ड ड्रिंक बोतल को अगर एक ही बार ओपन करोगे तो सडनली बाहर निकलता है और बबल्स आते हैं बाहर, इसलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक बोतल को धीरे धीरे ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर सडनली आदमी बाहर आया ऊपर तो क्या होगा, लंग्स के थ्रू वो सडनली नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है और वो प्रॉब्लम करता है, समझा। तो वो फिर डेंजर होता है। इसीलिए क्या करते हैं उसमें, ये ऑक्सीजन टैंक में क्या करते हैं, थोड़ा सा हीलियम गैस को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, हीलियम गैस को मिक्स कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से हीलियम गैस जो है ना वो ज्यादा सोल्यूबल ही नहीं है, ठीक है। उसका केएच वैल्यू, हीलियम गैस का केएच वैल्यू ज्यादा होगा या कम, दिमाग लगाओ तो। अगर लेस सोल्यूबल है तो ज्यादा होगा, तो हीलियम गैस का केएच वैल्यू ज्यादा है। प्लस हीलियम गैस इनर्ट गैस कोई रिएक्ट भी नहीं करता, वो रिएक्शन भी नहीं होता, ठीक है, इसलिए हीलियम गैस को यूज किया जाता है। तो फिर सडनली भी ऊपर आए ना तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। अभी देखते हैं वीडियो क्लिप, सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर। Dynamic equilibrium exists between the gas molecules and those in liquid. If the pressure in the vessel is increased by decreasing the volume of the container, the solubility of the gas in the liquid. देखो ये प्रेशर ऊपर से इंक्रीज कर रहा है तो गैस का ये लिक्विड में जो है सोल्युबिलिटी क्या होगा, तो इसलिए देखो ये ग्राफ जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। As the pressure of the gas above the liquid increased to double, the gas molecules become more soluble in the solvent. Because increasing pressure accelerate more collisions between the gas molecules and the solvent. प्रेशर ज्यादा हो गया, सोलिडिटी ज्यादा हो गया, तो देखो ये गैस और ये मतलब सोलिडिटी और प्रेशर का जो ग्राफ है ये भी देखो आगे बढ़ गया। इसमें देखो y एक्सिस पर सोलिडिटी है और x एक्सिस पर प्रेशर है। अपने केस में यहाँ पर जो पढ़ा है वो उल्टा, y एक्सिस पर था प्रेशर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है। Solvent, thus the rate of dissolution increases. So, a new equilibrium is established with a greater amount of dissolved gas. We can also explain this law another way. As we know, each gas has its own pressure. The solubility of gas increases as the partial pressure of a gas above the liquid increases. Suppose a certain volume of liquid is in a closed container with the space above it occupied by gas at standard pressure. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखो गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, सोलिडिटी भी इंक्रीज होगा, तो ये सब तो पता ही है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केएच वैल्यू, दिख रहा है ना। As we know, P equal to KH times C, or C proportional to inverse KH. देखो अब यहाँ पर देखो ये C मतलब कंसंट्रेशन है, तो अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन ले रहे थे, तो वो भी तो कंसंट्रेशन ही है ना, उसी का एक पार्ट है ना। चलो तो देखो यहाँ कंसंट्रेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH का, होना भी चाहिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो KH जितना बढ़ेगा उतना कम होगा कंसंट्रेशन, मींस सोल्युबिलिटी। Thus, Henry's law constant is inversely proportional to the solubility. So, a small value of KH indicates the high solubility, whereas a high value indicates the low solubility. If
gas solubility is plotted against pressure. At a given temperature, a straight line passes through origin, is obtained. The slope of each line is equal to the Henry's law constant for the gas at that temperature. The steeper the line, the greater the KH value, and the more soluble the gas. Henry's law constant of 3 gases in water at 298.15 Kelvin is given below. Herein, we see that, as the oxygen has lower value of KH, compared to nitrogen and helium at given temperature, so it is more soluble than nitrogen and helium. यहाँ पर देखो ये हीलियम गैस का केएच वैल्यू सबसे ज्यादा है। हाँ सर, कितना है? बहुत ज्यादा 2700। तो देखो इसीलिए सोलिडिटी देखो यहाँ पर दिख रहा है सबसे कम, समझ में आया? हाँ, यहाँ पर ग्राफ में देखो, ये ग्राफ में हीलियम जो है वो सबसे नीचे दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, ये सोलिडिटी हमने लिया है वाई एक्सिस पर। अगर यही ग्राफ को अगर हम लोग प्लॉट करें जो अभी हमने पढ़ाया है, तो वहाँ पर प्रेशर लिए है वाई एक्सिस पर और ये कंसंट्रेशन लिए हमने एक्स एक्सिस पर, तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ में आया? O2 नीचे आ जाएगा, तो ये ग्राफ जस्ट रिवर्स है। अब यहाँ पर केएच से कोरिलेट कर सकते हैं हम, स्लोप से केएच का वैल्यू जो है, स्लोप है ना वो। अब आते हैं हम लोग लिमिटेशंस पर। ये है फर्स्ट लिमिटेशन। Number 1. Solubility of gases in liquid should not be too much. In dilute aqueous systems, at moderate pressures and temperature, most gases obey Henry's law, especially if they are not very soluble. Number 2. The pressure of the gas is not too high and temperature is not too low. ये सब अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये एक बार बस समझ लो कि बहुत हाई अगर देखो प्रेशर लिया है या टेम्परेचर बहुत अगर कम ले लिया है, तो देखो ये डेविएशन थोड़ा सा ग्राफ में है। तो अपने को ये सब नहीं पढ़ना है, बस ऐसे ही समझ लो, ठीक है? तो ये सब बस एक बार समझने के लिए, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है ये सब, ठीक है? नेक्स्ट लिमिटेशन है Number 3. The gas should not react chemically with the solvent. सही बात है। अभी देखे हैं कि गैस जो है रिएक्ट नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। When the dissolving gas reacts in water, for example, carbon dioxide, the law is only applicable to that portion of gas, which is in the free or uncombined state in the solution. देखो अब अगर मॉडरेट प्रेशर है, देखो ये यहाँ दिख रहा है, मॉडरेट प्रेशर अगर है तो उस केस में यहाँ देखो ये मॉडरेट प्रेशर पर ये CO2 गैस है, अभी भी गैस फॉर्म में, CO2 फॉर्म में, ठीक है? लेकिन अगर हाई प्रेशर है, बहुत हाई, तो क्या हुआ है, CO2 गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके, देखो यहाँ पर ये CO2 गैस है, ये रिएक्ट कर गया वाटर के साथ हाई प्रेशर पर और बना लिया H2CO3। तो यहाँ पर देखो ये क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर हेनरी लॉ। लेकिन यहाँ पर मतलब इस केस में, फर्स्ट केस में, यहाँ पर CO2 अभी भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये अप्लाई होगा, मीन्स ये यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर H2CO3 बना रहा है, वो रिएक्शन हो गया इसलिए अप्लाई नहीं होगा। आगे बढ़े? हाँ सर। The gas should not undergo association or dissociation in the solution. For example, ammonia or hydrochloric acid, which react with water, do not obey Henry's law, such as ammonia reacts with water by a dissociation reaction to generate ammonium ion and hydroxyl ions. अगर वाटर में डालें तो ये हेनरी लॉ ओबे नहीं करता, ठीक है? हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेगा ये, क्यों? क्योंकि अमोनिया क्या करता है, NH4+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, समझ रहा है? NH4+ और OH- आयन में। तो ये जो है, अब यहाँ पर ये रूल मतलब हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है? अब आते हैं एप्लीकेशंस पर। In production of carbonated beverages,
The solubility of carbon dioxide in the beverage is directly related to the partial pressure of the carbon dioxide above the liquid. Before the bottle is opened, the partial pressure of carbon dioxide is high, greater than 1 atmospheric pressure. The system is at equilibrium, and a large amount of carbon dioxide is dissolved. When the bottle is opened, the pressure is released, and bubbles of carbon dioxide form within the liquid and rise to surface. After some time, a new equilibrium between dissolved carbon dioxide and atmospheric carbon dioxide is reached. In underwater diving, Henry's law has important consequences in scuba diving. Scuba tanks are filled with compressed, purified air. This air contains about 21% oxygen, 78% nitrogen, and 1% other trace gases. In the deep sea, the pressure is higher than at the surface of the water. If pressure increases, solubility of gases also increases. The deeper a diver goes underwater, the greater the pressure, and the more gas dissolved in his or her blood. Divers breathe compressed air that contains nitrogen. At higher pressure underwater, the nitrogen gas goes into the body's blood and tissues. This doesn't cause a problem when a diver is down in the water. And if a diver rises to the surface at the right rate, the nitrogen can slowly and safely leave the body through the lungs. But if a diver rises too quickly, the nitrogen forms bubbles in the body. This can cause tissue and nerve damage. This condition is known as the bends. To avoid this, diver uses oxygen diluted with helium. हीलियम क्यों यूज करते हैं डाइवर? पानी के अंदर ज़्यादा जाते हैं तो ठीक है। अब वो हीलियम का परसेंटेज जो है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अराउंड 11% के आसपास है। थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। For climbers, at sea level, the partial pressure of oxygen is higher than high altitudes. Oxygen molecules are further apart at high altitudes because there is no sufficient pressure to push them together. So, there are fewer molecules of oxygen present in the same volume of air for inhaling. When climbers travel to high-altitude environments, sometimes they suffer high-altitude sickness, such as hypoxia and anoxia, due to the lack of oxygen. That is why climbers carry oxygen with them. समझ में आया? हाँ सर। तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है 2.4, ये एग्जाम्पल 2.4 दिख रहा है। तो इसको पहले खुद से ट्राई करो, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम फिर होमवर्क भी देंगे, ठीक है। पहले इसको खुद से ट्राई करो, चलो स्टार्ट हो जाओ। सॉल्यूशन नहीं देख लेना है, ठीक है। वैसे भी सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, उसमें सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, तो हमको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पर बताना भूल गए थे, ये ग्राफ में यहाँ पर जो है ये स्लोप क्या होगा, केच होगा ना, तो यहाँ पर लिख लो। वैसे तो वहाँ पर लिखा हुआ ही, वहाँ पर हमने जो इमेज आपको दिखाया, जो नोटबुक पर लिखना है, उसमें ऑलरेडी ये भी मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बस लिख लो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, के एच होगा, ठीक है। चलो जल्दी से ट्राई करो, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। हो गया, सॉल्यूशन भी देख ही लिया होगा, लेकिन सॉल्यूशन भी समझना इतना आसान नहीं है, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48
किलो बार। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर है, देखो इस बार पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। तो जिसका दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर हमको उसी से मतलब है, उसी के बारे में पूछ रहा है आपको। N2 गैस का पार्शियल प्रेशर दिया है तो N2 गैस के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर है N2 गैस का इतना, और KH है N2 गैस का दिया हुआ कितना है 76.48 किलो बार। तो देखो दोनों यूनिट डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें बार में। तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है इक्वेशन अभी अभी जो हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या था, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ये था ना। अब अगर नाइट्रोजन के लिए पूछ रहा है, ओनली नाइट्रोजन गैस के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर यह है पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर लिख दो नाइट्रोजन गैस के लिए पूछ रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मोल फ्रैक्शन भी किसका, नाइट्रोजन गैस का ही लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 2-3 गैस डिजोल्व है, तो जिसका पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है उसी गैस का नीचे में क्या है परसेंटेज या फ्रैक्शन, उससे हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। जिस गैस का दिया है अगर टोटल प्रेशर देता तो यहाँ पर हम टोटल गैस लेते हैं, ठीक है। ओनली दिया है पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, तो यहाँ भी हम नाइट्रोजन गैस ही लेंगे। तो ये होगा नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन, और वो क्वेश्चन में भी नाइट्रोजन गैस के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्या बताना है आपको, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस। तो N2 गैस के बारे में ही पूछ रहा है। और क्या है, हाँ N2 गैस डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यही ना। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, N2 गैस का, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, ये आता है अप्रॉक्स 1.3 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻5। ये कैसे आया, ये किलो बार था ना, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो 1 लीटर वाटर है, सॉल्वेंट कितना लिया है, अगर ये वाटर होता तो वाटर है 1 लीटर, तो 1 लीटर वाटर मीन्स 1000 ml वाटर, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, यही ना। अब सवाल है क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आपको मोल फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन तो निकल गया है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल किसका, टोटल मोल में आएगा क्या, गैस भी प्लस लिक्विड मीन्स वाटर भी। तो वाटर का मोल तो पता होना चाहिए, तो वाटर का मोल कैसे पता करेंगे, 1 लीटर वाटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर मीन्स 1000 ml वाटर मीन्स 1000 ग्राम वाटर। क्यों, क्योंकि डेंसिटी होता है वाटर का 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, वाटर का मोल कितना आएगा 1000/18 55.6, ठीक है। NCERT में ये डायरेक्ट लिख दिया गया, 55.5 लिखा है वहाँ, तो वो अप्रॉक्स डेटा है, ठीक है। तो 55.6। अब देखो वाटर का मोल निकल गया, ठीक है, वाटर का मोल पता है। तो इसमें 1 लीटर वाटर है तो वाटर का मोल पता है, और क्या फाइंड करना है कि गैस का मोल क्या होगा। तो गैस का मोल अपॉन टोटल मोल दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। उसी में हम 100 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा परसेंटेज। तो अभी हमको परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो गैस का मोल मान लेते हैं हम N है, ठीक है। तो गैस का मोल मान लो N है, तो उसको कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, उसको टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन ऑलरेडी हम पहले यहाँ पर निकल गया है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन पहले ही निकल गया है। तो हाँ देखो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इस दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स 55.6 होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, कोई पूछ सकता है, किसी को डाउट आ सकता है ऐसा क्यों। तो देखो ये वैल्यू जो है बहुत ही कम है, तो फिर से क्वेश्चन है ये कैसे पता चला कि ये बहुत ही कम है। तो देखो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना कम आया है 10⁻⁻5, तो बहुत ही कम है गैस। तो अगर मान लो बहुत कम अमाउंट, पॉइंट में भी बहुत कम है, उसको अगर ऐड करोगे 55.6 में तो अप्रॉक्सीमेटली 55.6 ही होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर। तो यहाँ से N का वैल्यू निकल जाएगा, और ये मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी हमको पहले निकल गया है, तो ये मोल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आता है 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मिली मोल ना, तो मिली में कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा, इसको अगर 1000 से 7.16 इंटू 10⁻⁻4
और इंटू 1000 मीन्स 10⁻3, यही करेंगे ना। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, तो ये होगा 0.716 मिलीमोल, यही ना होगा। क्लियर, इसका मतलब इतना मिलीमोल डीजल होगा 1 लीटर वाटर में N2 गैस। ठीक है, तो अब हम आते हैं होमवर्क पर। पहले इसको लिख लो, वैसे तो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, बट फिर भी किसी को लिखना है तो जल्दी से लिखो। दिख रहा है? हाँ सर। ये 2.7 ये है होमवर्क, और एक और होमवर्क है, ये होमवर्क नंबर 1 दिख रहा है। तो इसको भी सॉल्व करना है, ये जेई का क्वेश्चन है, ये होमवर्क नंबर 1 जो है। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलो।